वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फिकार खान। पीयूष, कड़ी से कड़ी जुड़ रही है और एक के बाद एक नेटवर्क बेनकाब हो रहा है। अडयाला के बासी की सहूलतकारी के इल्जाम में हाजिर और साबिक पुलिस अफसरान को तहकीकात के लिए हिरासत में लिया गया है। इसके साथ साथ गुज़िश्ता 72 घंटों में साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद और इनके करीबी साबिका फौजी अफसरान की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। दोनों नेटवर्क्स में नज़र बज़ाहिर अब तक कोई लिंक नहीं है, लेकिन हालात के इशारे बहुत वाज़ेह हैं कि ये कड़ियाँ बिल आखिर अडयाला की मुकीम की तरफ जाती नज़र आ रही हैं। क्योंकि PTI और इसके बानी ने जनरल फैज़ हमीद से अपने पल्लू यूं झाड़ लिए हैं जैसे उन्हें जानते ही नहीं हैं। लेकिन इससे पहले और बाद के हालात में मुल्क में इस्तेकाम को ज़ख्म पहुँचाने के लिए कौन किस फैज़ याब हो रहा था और इस फैज़ आम के मुल्की सियासत और मईशत पर क्या मनफी असरात मुरतब हुए, महसूस यूँ हो रहा है कि तहकीकात के नतीजे में तेज़ी से सूरत हाल जल्द वाज़ेह हो जाएगी। पिछले 72 घंटे में हालात में बहुत तेज़ी नज़र आ रही है। अलबत्ता इंटरनेट बहुत सुस्त रवि का शिकार रहा है, जिसकी वजह से डिजिटल इकॉनमी और ई-कॉमर्स के लिए मुकामी और आलमी सतह पर बहुत सी मुश्किलात जो हैं वो पैदा हुई हैं। फायरवॉल की तनसीब और टेस्टिंग को इस गैर मामूली सूरत हाल की वजह करार दिया जा रहा है। अगर अब बात की जाए तो पाकिस्तान पहला मुल्क नहीं है जो फायरवॉल जैसा इंतहाई कदम उठा रहा है। मगरबी मुमालिक समेत चीन और रूस के पास भी ऐसे सेफ्टी और सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स मौजूद हैं जिनसे साइबर स्पेस में पैदा होने वाले मसाइल पर काबू पाया जा सकता है। पाकिस्तान को फायरवॉल की ज़रूरत आखिर क्यों पड़ी, ये एक लंबी बहस है और इसके जवाब के लिए भी शायद अडयाला जेल का ही रुख करना पड़े। फिलहाल अगर फायरवॉल के आजमाइशी मराहिल से गुजरने की बात की जाए तो इसने डिजिटल इकॉनमी को बड़ी आजमाइश में जो है वो डाल दिया है। एस्टिमेट्स के मुताबिक इस साल पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री का हुजम लगभग 3.2 अरब डॉलर्स है, जो कि गुज़िश्ता साल 2.5 अरब डॉलर्स था, यानी इसमें 24% का इजाफा हुआ है। और अब इस इंडस्ट्री के मुख्तलिफ शोबाजात को इंटरनेट स्लो डाउन के सबब 30 करोड़ डॉलर्स का नुकसान का खतरा लाहक है। डिजिटल इकॉनमी के लिए अगर ऐसी गैर यकीनी बढ़ रही है तो क्या बेहतर ना होता कि हुकूमत इस मसले पर मुकामी इंडस्ट्री को एतमाद में लेती, क्योंकि अचानक इंटरनेट स्लो डाउन से सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और फ्रीलांसर्स को जिन मसाइल का सामना आ रहा है, क्या उसका बर वक्त इतला से तदारुक नहीं हो सकता था। IT एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए हुकूमत कितने दावे करती है, लेकिन खुद उसके लिए चैलेंजेस भी हुकूमत ही पैदा कर रही है। इन मौज़ूआत पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टूडियोज़ में हमारे इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब मौजूद हैं, बड़े दिनों बाद तशरीफ़ लाए हैं। प्लेजर टू हैव यू हेयर विद अस। साथ ही साथ खुर्रम राहत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वाइस चेयरमैन पाशा हैं, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेस एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन हैं। हमारे साथ ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब भी मौजूद हैं और कुछ ही देर में हमें ज्वाइन कर लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से डॉक्टर हुमायूं मोमन साहब ने भी। तो गुफ्तगू का आगाज़ जो है वो मैं शुरू करती हूँ खुर्रम साहब से। खुर्रम साहब, ये जो स्लो डाउन आया हुआ है, क्या इसमें, बिकॉज ऑब्वियसली पाशा एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है इन ऑल ऑफ दिस, वर यू टेकन ऑन बोर्ड, क्योंकि बहुत देर से ये बातें तो हो रही थी कि जी एक फायरवॉल आ रही है, आपको भी आप उसका जो है वो अंदाज़ा लगा सकते थे कि उसका क्या अफेक्ट आपके बिजनेस पे आएगा, क्या एक्टिविटी किस तरह जो है उससे स्लो डाउन होगी। कुछ आपने, डिड यू ट्राई टू रीच आउट टू द गवर्नमेंट और डिड द गवर्नमेंट ट्राई टू टेक यू ऑन बोर्ड? आपकी कुछ तजावीज़ उन्होंने जो है वो कुछ अपने उसमें अकाउंट में लेने की जो है वो आपको कोई दावत दी, एनीथिंग? अस्सलाम वालेकुम जी। तो जो आपका सवाल है जी, उसका मुख्तसर जवाब तो ये है कि ये फायरवॉल के इशू में या इसकी इम्प्लीमेंटेशन में हमें इन्वॉल्व नहीं किया गया। वैसे हम गवर्नमेंट के साथ एस्पाशा काफ़ी काम कर रहे हैं पिछले चंद सालों में, और हम ब्रांड पाकिस्तान और इस तरह की एक्टिविटीज़ में बिल्कुल शामिल है। अनफॉर्चुनेटली जी, ये जो अभी स्लोनेस को अगर जो करार दिया जा रहा है कि जी फायरवॉल की वजह से था, इस एरिया में हम बिल्कुल डार्क में थे। जिस तरह शायद आप सब लोगों को पता था, इस तरह हमें भी कुछ खबरों का था कि जी इम्प्लीमेंटेशन होने वाली है, चीजें होने वाली हैं। बट खुर्रम साहब, इफ आई मे इंटरजेक्ट, क्या आपने खुद, डिड यू ट्राई टू रीच आउट, बिकॉज आप एक स्टेक होल्डर हैं और एज इट इज आपका लेजॉन तो रहता है, सो डिड यू ट्राई टू रीच आउट टू देम एंड आस्क देम कि जी हमारा बिजनेस इससे, या मतलब इससे स्टेक होल्डर्स किस तरह जो है वो मुतासर होंगे?
इन ऑल ऑनेस्टी जी, हम रेगुलरली इन्वॉल्व रहते हैं। हमें इस तरह की बातें या इस तरह की चीज़ों पे नॉर्मली जो है हम ज़रूर पता करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें कोई क्लैरिटी नहीं थी। एंड आई थिंक रिसेंटली भी इस पे कोई बहुत क्लैरिटी नहीं आई कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, किन स्टेजेस पे है। तो हम भी उतना ही कंसर्न है, और हमारी इंडस्ट्री को ऑब्वियसली काफ़ी इम्पैक्ट आया है। उस पे डिफरेंट लोगों के डिफरेंट अंदाजे हैं, बट एक फैक्ट है कि जी इम्पैक्ट आया है, एंड वी आर होपिंग कि ये जल्द अज जल्द इसका सत्यापात किया जा सके और नॉर्मलाइज सर्विसेज बहाल हो सके। जी बिल्कुल, वी ऑल होप दैट। मोहसिन साहब, आपकी तरफ आती हूँ। हम एक चीज़ जो है वो तवातर से कोई भी हुकूमत हो वो ये बात करती है कि आईटी इंडस्ट्री जो है, आईटी एक्सपोर्ट्स जो हैं, दिस इज़ अ वेरी लो हैंगिंग फ्रूट। और मेरा ख्याल है उन्होंने ये प्रूव भी किया है। जैसे मैंने इब्तदाई में भी कहा, पिछले साल से इस साल में 3.2 अरब इस साल हुआ, पिछले साल 2.5 अरब था। तो 24% का इंक्रीज भी है। एक ऐसी इंडस्ट्री एंड स्पेशली इन दीज टेस्टिंग टाइम्स डिलीवर कर रही है, क्या बेहतर ना होता कि स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड ले लेते ताकि बिजनेस इस तरह सफ़र ना करता? देखिए, इसमें नो डाउट्स पाकिस्तान में जो आईटी है उसके सॉफ्टवेयर हाउसेस जो हैं, और सिर्फ ये नहीं, वो डिफरेंट और भी बिजनेसेस जो हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं। उनके इस बिज़नेस की वजह से कई और बिजनेस चल रहे हैं। रेंटल्स, लोगों की इनकम जनरेट हो रही हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सब लगी हुई हैं, उनको वहाँ से बड़ा रेवेन्यू आ रहा है। कैब बिजनेस, इट्स द कैब बिजनेस, और काफ़ी लाइट बिजनेसेस हैं, और इसका अगर आप पूरा वॉल्यूम निकालें तो वो काफ़ी ज़्यादा होगा। बट आई थिंक हैविंग सेड दैट, जो पाकिस्तान जिन हालात में से भी गुजर रहा था, रिसेंटली जो एक फ्रेज़ बेसिकली अनाउंस हुई है, वो जिस तरह ये भी डिजिटल टेररिस्ट की, आई एग्री विद इट। अगर आप ब्रेक्जिट मूवी आपने देखी हो, उसके बीच में वो आखिर में जब वो एक एमपी मर्डर होता है यूके में, इट्स अ स्टोरी, ट्रू स्टोरी, तो वो क्या था? वो हेट्रेड थी ना, जो एक तरीके से यूके जैसी पढ़ी लिखी सोसाइटी में प्रोपोगेट की गई और इंजेक्ट हुई, और उसके रिजल्ट्स भी आना शुरू हुए। हेट्रेड हुई, उसके बाद पता चला कि वो ब्रेक्जिट आज तक वो अंडर इंक्वायरी है कि वो क्या हो रहा है, और ट्रम्प से भी मतलब कैम्ब्रिज एनालिटिका वाली मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो पावर ऑफ सोशल मीडिया है, इसके डायमेंशंस, ठीक है इनकम भी है, लेकिन उससे हटके उसके डायमेंशंस कुछ और भी हैं। एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि वहाँ पे जब इमरजेंसी कॉल होती है, दिस वाज एन इमरजेंसी सिचुएशन। आई नो कि पाकिस्तान की चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट है या जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान में एक ग्रोइंग बिजनेस जो 2.5 बिलियन से 3.2 पे पहुँच चुका है उसको शट डाउन करें, उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करें। देयर इज गोइंग टू बी अ सोल्यूशन, बट What is that solution? I think at the moment आप भी clueless हैं, क्योंकि आप जिस तरह कह रहे हैं। देखिए, आई एम नॉट एन IT गाय, मैं आई कैन नॉट गिव माई इनपुट के IT का सोल्यूशन ये होगा, बट ऑब्वियसली इफ देयर आर सोल्यूशन, चले हैविंग सेड दैट VPN पे तो चीज़ें चला ही लेते हैं लोग, बट इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। मेरा सवाल ये था कि अब जैसे हम कितनी देर से सुन रहे थे कि जी ये एक फायरवॉल आने वाली है, ठीक है, और ये कोई मतलब सरप्राइज़ ये तो था कि टाइमिंग का उसमें, जिस तरह अब बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पे पोस्ट भी किया हुआ है जो फ्रीलांसर्स हैं कि उनको जो उनके कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो बुरी तरह से मुतासिर हो, लोगों ने उनको कॉन्ट्रैक्ट्स उनके जो हैं वो टर्मिनेट कर दिए हैं। सो आई एम जस्ट सेइंग कि अगर कोई एक पहले जो है वो एक साइन मिल जाता कि जी आप ये चीज़ें अभी ना, आप ये इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ना लें, या इसके बाद जो है ये कुछ आपका स्लो डाउन आ सकता है, सम सॉर्ट ऑफ यू नो हेड्स अप वुड हैव बीन नाइस। देखिए, मैं तो आई एग्री विद यू, और मैं इस पे ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह आई विल टेक इट अप दिस इशू विद द प्राइम मिनिस्टर इफ़ आई गेट एन अपॉर्चुनिटी, और विद द IT मिनिस्टर एज वेल, कि आप इसका वे आउट और इसके जो डैमेज कंट्रोल है और जो इसके बीच में लॉसेस हुए हैं उसको किस तरीके से कवर अप किया जा सकता है, इसका यू नीड टू कम अप विद अ रोड मैप। ये मेरी तो सजेशन हमेशा से रहेगी, और गवर्नमेंट से भी मैं अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आई विल डेफिनेटली से गिव माई इनपुट। एंड कोई लॉस ऐसा नहीं दे कि आप जिनसे बात कर रहे थे वो दे आर होपफुल कि गवर्नमेंट कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकालेगी। दे आर वेरी क्लूलेस, बट द सिचुएशन इज कि जिस तरह, देखिए, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान के बीच में जो पोलराइजेशन हो रही है, क्या वो पोलराइजेशन, वो हेट स्पीच, वो हेट्रेड, क्या उसको कंट्रोल करना ज़्यादा ज़रूरी है, या 7 बिलियन का जो डॉलर का बिजनेस है,
अगर पाकिस्तान को हमें आपस में जो डिवीजन क्रिएट हो रही है, हम उस डिवीजन को कंट्रोल करें जिससे पूरी की पूरी स्टेट और कंट्री एट स्टेक आ सकती है, एट रिस्क आ सकती है, या हम 0.7 बिलियन के बिजनेस को देखें। इफ आई हैव टू मेक अ डिसीजन, तो मैं मुल्क को देखूंगा, मैं 0.7 बिलियन को नहीं देखूंगा। वो तो आप इस तरह, प्लीज हियर मी आउट, ये ऐसे लग रहा है हम इम्प्लाई ये कर रहे हैं कि एक तो पहली बात ये कि हम एक मिलियन के लिए जो है ना वो हम देखते हैं, कभी इसकी तरफ कभी होती है, 700 मिलियन है। हैविंग सेड दैट, ये ऐसे आप लग रहा है कि शायद जो ये हमारे फ्रीलांसर्स हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं, उनको इक्वेट कर रहे हैं उस डिजिटल टेररिज्म के साथ, व्हिच इज नॉट द केस। सो देयर यू नो वी हैव टू डिफरेंशिएट, बिकॉज 2 दिन पहले तक तो कोई मानने को तैयार नहीं था। इवन पीटीआई से हमें नहीं पता कि क्या हो रहा है ना। एक फैसला होता है स्पेसिफिक, सुप्रीम कोर्ट एक फैसला करती है तो सब पे लागू हो जाता है। तो वो ये हुआ यही है कि अगर आपने एक सिस्टम करना है अप्लाई, तो उसमें आपको एक दफ़ा पूरा जर्नली डिसीजन जर्नल वो होगा इन जर्नल, एंड देन वो उसके बाद आप यू कैन कम अप विद अ सोल्यूशन। एंड आई थिंक कि जिस तरह के आप, एंड आई एग्री कि जितने लोग इस बिजनेस से रिलेटेड थे, हमारी यूथ के लोग, और उनको घर बैठ के फ्रीलांसर्स जो थे उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिली थी, दे वर अर्निंग इन डॉलर्स। आई एग्री 100%, लेकिन आई एम होपफुल कि जिस तरह ये हुआ है, बिकॉज इसका कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर। चलें, लेट्स होप, क्योंकि अभी तक कोई समझ नहीं आ रही, और ऐसे लग रहा है कि हम जो है ना बस वो हम खुद ही अपने जो हैं वो रास्ते और अपने जवाबात जो हैं तलाश कर रहे हैं। मैं ज़रा मोहम्मद साहब की तरफ चलती हूँ। मोहम्मद साहब, ऑफ कोर्स डॉक्टर साहब, नेशनल सिक्योरिटी इज़ पैरामाउंट, उसको कोई जो है वो डिनाई नहीं कर सकता। हम अपने इब्तिदाई में भी ये कह रहे हैं, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ भी होना चाहिए। बट हैविंग सेड दैट, आपको लगता नहीं है कि दिस कुड हैव बीन डन इन अ बेटर मैनर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, there is always the right way of doing a right thing and there is a wrong way of doing a right thing. When you choose a wrong way of doing a right thing, उसके जो consequences होते हैं वो हमेशा गलत होते हैं। देखिए, maybe it's not a good example, लेकिन मैं थोड़ा सा वो करना चाहूँगा कि जब हम कहते हैं ये डिजिटल टेररिज्म, देखिए डिजिटल टेररिज्म को आप थोड़ा सा डायसेक्ट कर लें और जरा खुले दिमाग के साथ डायसेक्ट करें, जरा खुले उस लिहाज से करें। इसमें आप ये देखें कि हम कर क्या रहे हैं, क्या वाकई डिजिटल टेररिज्म है, और या फिर क्या एक तनकीद आ रही है जिसको हम लोग चूंकि बर्दाश्त नहीं कर सकते तो हमने उसको डिजिटल टेररिज्म का नाम दे दिया है। एंड वी हैव टू बी ऑनेस्ट विद अस, बिकॉज अगर आपने घर बचाना है, अगर आपने स्टेट बचाना है, तो आपके पास वही मिसाल में जरा उसको छोटा करके दे देता हूं कि आर यू गोइंग टू क्या कह सकते हैं, स्टार्व योर चिल्ड्रन एंड सेव द होम, और आर यू गोइंग टू keep a balance between not starving your children and at the same time saving your home? अच्छा, ये याद रखें, जैसे अभी हम पहले भी सुन रहे थे, आपने देखा होगा ना पाशा को कुछ पता है, ना पीटीए को कुछ पता है, किसी को कुछ नहीं पता। और जैसे अभी रांझा साहब कह रहे हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब या आईटी मिनिस्टर, दे आर आल्सो एज क्लूलेस एज एनी द वर्ल्ड। ठीक है, क्योंकि हमने कल परसों कमेटी में उठाई थी, उसमें भी दे वर क्लूलेस व्हाट्स हैपनिंग। अच्छा, मिसाल के तौर पे ये जो फायरवॉल ना, इसकी मिसाल आप ये समझ लें कि आप फ्रीवे पे जा रहे हैं और आपने उसके दरमियान में चेक पोस्ट लगा दिया है। जब फ्री में जा रहे होगे, चेक पोस्ट लगा लेंगे तो वहां क्या होगा, ट्रैफिक को बॉटल नेक हो जाएगी, जैम हो जाएगा। मोटरवे से निकल के जा रहे हो तो टोल प्लाजा पे क्या होता है, वो लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं। क्या ये ठीक हो जाएगा? नहीं ठीक होगा। इसके लिए अब मुझे नहीं पता, आई एम नॉट एन आईटी गाय, बट यू नो इफ यू सिंप्लीफाइड दिस। अच्छा, जैसे इन्होंने कहा कि वीपीएन पे हो जाता है, वीपीएन पे नहीं होता। अगेन जो आईटी गाय है, ही वुड प्रोबब्ली करेक्ट मी एंड इफ आई एम रॉन्ग, otherwise he will bear me out। वो इस तरह है कि जैसे फाइबर है, ये एक मार्केट स्पेस है जहां पे हर एक होता है। अब अगर मैं वीपीएन इस्तेमाल करता हूं तो ज्यादातर लोग पाकिस्तान में वैसे भी मुफ्त के खाने वाले हैं, तो वो मुफ्त वाले वीपीएन इस्तेमाल करते हैं। मेरा वीपीएन है लेकिन लोग मुफ्त वाले इस्तेमाल करते हैं। अब उससे होता क्या है कि जब एवरी टाइम यू चेक इन, इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो वीपीएन इस्तेमाल करते हैं, वो कभी थ्रू अमेरिका जा रहा होता है, कभी थ्रू ब्राजील जा रहा होता है, कभी इधर से कभी उधर से, क्योंकि वो जो भी नियरेस्ट होते हैं ना उसके साथ, या जो भी क्लियरेंस होते उधर से। अब उसमें मार्केट स्पेस में ये याद रखिए, जब आप एक ही बंदा, डॉक्टर हुमायूं एक ही हर दफा जब चेक इन करता है वो किसी और मुल्क से चेक इन कर रहा है, तो वो कहते हैं यार ये क्या हो रहा है, क्या ये कोई साइबर अटैक है, क्या कोई 2 नंबरी हो रही है? वैसे भी पाकिस्तान के अंदर 2 नंबरी बहुत है।
ठीक है ना। तो जब वो करते हैं वो उसको ब्लॉक कर देते हैं, वो बिजनेसेस बंद होने शुरू हो जाते हैं। तकरीबन 300 to 500 मिलियन डॉलर्स का लॉस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आर वी गोइंग टू वेट टिल वी लूज अबाउट 2 to 3 बिलियन डॉलर्स, और या फिर हम बिल्कुल 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 डॉक्टर साहब, मैं ज़रा ब्रिगेड साहब की गुफ्तगू में शामिल करूं। ब्रिगेड साहब, एट द एक्सपेंस ऑफ रेपुटेशन, नेशनल सिक्योरिटी इज पैरामाउंट, नो वन इज एक्सपेक्टिंग कि उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो, बट देयर नीड्स टू बी बैलेंसिंग एक्ट। क्या आप समझते हैं ये बेहतर अंदाज में किया जा सकता था, या इसका तरीकाकार यही था कि यू नो टेक देम बाय सरप्राइज वन फाइन डे और एकदम से सबको मतलब वो यू नो यूर कॉट बाय सरप्राइज? डॉक्टर मारिया, देखें, इसमें यह है कि बिल्कुल कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है और बहुत ही गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, फेक न्यूज की जा रही थी, देयर हैड टू बी काउंटर मेजर्स। लेकिन क्या हुकूमत ने इसको करने से पहले एनालिसिस किया, इसके पॉजिटिव नेगेटिव देखे? इसमें मैं आई वुड ब्लेम पीटीए और इनके साथ जो भी आपके आईटी के हैं, दे आर ऑल रिस्पॉन्सिबल। कि जब इनको पता चल रहा था कि ये चीज चल रही है, बिफोर दैट दे शुड हैव गॉन फॉर अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, बताते कि इससे अगर 3 महीने रहते इससे क्या लॉस होगा, फाइनेंशियल लॉस, और इससे जवान बच्चों को जिनका बिजनेस चल रहा है इसके ऊपर अमेजोन का, ई कॉमर्स का, उसको कितना नुकसान होगा। पहले जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है। क्या इससे कोई और ये अल्टरनेटिव बताते हैं कि 3 prong स्ट्रेटजी कर लेते, एक आप चले 1 महीने के लिए लगाते, फिर उसके बाद आप काउंटर मैयर देखें ना, आपके पास टैलेंट यूथ है यहाँ पर, उनके प्रोपेगेंडा को लेट्स काउंटर इट। आप उसमें 3-4 चीजें, आप नंबर 1, यू आर इम्यून टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ एक्सेप्टिंग फेक न्यूज इज कि जब अवाम का हुकूमत पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा, अवाम खुशहाल नहीं होंगे, उनका रोजगार जिंदगी नहीं चल रहा होगा, दे विल बी हैप्पी विद देयर चिल्ड्रन, बच्चों की जॉब हो लगी हुई है, देन दे विल नॉट लुक टुवर्ड दिस साइड। सो इससे तो चीजें और एग्जैसरबेट होंगी कि लाइवलीहुड कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, वो दैट विल एग्जैसरबेट थिंग्स, वो तो चीजें खराब करेगा ज्यादा। सो डॉक्टर हमारी देखिए, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, सो हुकूमत का काम है, ये तो नहीं है कि 14 रुपए आप 500 जो यूनिट वालों के कम करें, कितना 40-50 बिलियन आप डेवलपमेंट फंड से 1500 अरब ने आपने अननेसेसरी दिए एमएनएड एमपीएस को, ठीक है, क्या उसकी इस वक्त कैन यू अफोर्ड इट? आप ये कहें कि 500 अरब 600-700 अरब ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स बंद नहीं करें, उनके लिए रखते हैं हम 700-500 अरब रुपया हम निकाल के हम आवाम को खुशहाली की तरफ दे देते हैं। बिजली महंगी से उसके आपकी इंडस्ट्री भी लॉस कर रही है। IMF वर्ल्ड बैंक को कभी ये नहीं कहता जी कि आप ये करें, आप टैक्स लगाएं। क्यों वो कहते हैं कि वो कहते हैं इससे हमें 200 अरब रुपया मिल जाएगा वापस। आप कहें हम 200 आपको ये भी वापस करेंगे, हम प्रायोरिटीज बहुत बेहतर हो सकती थी, चीजें बेहतर तरह की जा सकती थी। बिल्कुल। अच्छा, मैं जरा बिल्कुल मैं जरा खुर्रम साहब से पूछ लूं, बिकॉज ऑब्वियसली ही इज द एक्सपर्ट है। खुर्रम साहब, आप क्या समझते हैं कि ये कैसे बेहतर जो है वो किया जा सकता था? एंड देन अगेन, एक तो ये कि जो ये बैलेंसिंग एक्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं कि एक तरफ नेशनल सिक्योरिटी है, दूसरी तरफ लाइवलीहुड है, ये बैलेंसिंग एक्ट किस तरह अचीव करें? बिकॉज जैसे अभी हम मोहसिन साहब से भी बात कर रहे थे, एंड इट्स नॉट जस्ट मोहसिन साहब, IT मिनिस्ट्री जो है वो क्लूलेस है कि किस तरह करना है, क्या करना है, और कुछ समझ नहीं आ रही कि यू नो वेयर द लाइट इज एट द एंड ऑफ द टनल, वो कोई नज़र भी नहीं आ रही। किस तरह चीज़ें जो हैं वो मैनेज करनी चाहिए? गो के अब लेट हो गए हम, बट अभी भी जो हम इसका अगर है डैमेज कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? देखिए जी, एक तो आई फुली एग्री, जहाँ नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है वहाँ तो कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। लेकिन जो आपने बात की कि ये इम्प्लीमेंट करने से पहले आई एम श्योर कुछ ड्यू डिलिजेंस हुई होगी, ये नहीं है कि नहीं हुई, लेकिन अपेरेंटली बहुत सारे स्टेक होल्डर्स शायद इसमें इन्वॉल्व नहीं थे। अगर वो इन्वॉल्व होते और इसको थोड़ा सा थिंक थ्रू कर दिया जाता तो शायद इसको बेहतर तरीके से किया जा सकता था मैनेज। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर इसको कई दफ़ा जो चीज़ें होती हैं उनका एक ओवर सिंपलिस्टिक व्यू ले लिया जाता है कि जी बस ये है, ये कहीं छोटे से एरिया में टेस्ट हुआ और बस ये अब रोल आउट हो जाएगा। तो हाइंडसाइट में तो देखिए हम सब बहुत चीज़ें बोल सकते हैं कि यूं हो सकता था, वो हो सकता था, बट हो गया है। और इट्स अनफॉर्चुनेट। इस वक्त तो हम इस वक्त इंडस्ट्री की तरफ से सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस जो भी मसला है इसको प्लीज जल्द अज जल्द रिजॉल्व किया जाए, और इन फ्यूचर खास तौर पे क्योंकि जो हो गया है उसको हम कोई पलट तो नहीं सकते, लेकिन जल्दी रिजॉल्व करें। लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली इन फ्यूचर इस तरह के कोई भी चीज कर रहे हों
चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी की चीज हो, थोड़ा सा उसमें अगर स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड ले और थोड़ा सा अगर इसको शायद बेहतर प्लानिंग हो जाए तो ये चीजें बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट हो सकती हैं। डिप्लॉयमेंट आईटी में, टेक्नोलॉजी में करने जाएं, मसले आते हैं, ये नहीं है कि जी मसले नहीं आते। इट्स ऑलवेज कि अगर आपने उसकी रिस्क मिटिगेशन की प्रॉपर प्लानिंग की हो तो ये चीजें बेहतर तरीके से की जा सकती हैं। तो मैं इस वक्त तो यही गुजारिश है कि जी जितना जल्दी हो सकता है जो नॉर्मलसी की तरफ इंटरनेट को लाया जा सकता है वो प्लीज लाया जाए। जो भी कंसर्न अथॉरिटीज हैं हम उनसे यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आपने ये रिक्वेस्ट हमारे प्रोग्राम के जो है वो प्लेटफॉर्म से आप कर रहे हैं, या आपने ऑब्वियसली जब ये रिक्वेस्ट की होगी कंसर्न क्वार्टर्स से तो वहाँ से कोई जवाब तो आया होगा, या वहाँ से कोई जवाब मौसूल नहीं हो रहा अभी? नहीं, देखिए हमने आपके फोरम से भी कर रहे हैं, मीडिया के थ्रू भी कर रहे हैं, बट हम डायरेक्टली भी बात कर रहे हैं और कल भी हमारी पीटीए के साथ भी। बट रिस्पांस क्या आ रहा है? आई एम मोर इंटरेस्टेड इन दैट। क्या रिस्पांस क्या आ रहा है फोरम साहब? सो इन ऑल ऑनेस्टी अभी तो इस वक्त हमें ये कहा जा रहा है कि जी ये अगले से 1 से 2 दिन के अंदर ये चीज होपफुली नॉर्मलसी की तरफ आ जाएगी। बट अगेन हमें कोई बहुत तफसील नहीं पता कि ये जो हुआ है क्या हुआ है, व्हाट कॉज्ड इट एंड व्हाट करेक्टिव मेजर्स आर बीइंग टेकन। तो वो शायद हुकूमत अगर उस चीज को ऊपर रोशनी डाल दे तो वो बेहतर होगा। वो हम इस वक्त सिर्फ जैसे मैं कह रहा हूँ कि और लोग क्या सराई कर रहे हैं, हम भी शायद उसमें ही शामिल हैं। और प्रॉब्ली जैसे अभी आप कही थी कि शायद हुकूमत में भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि इसकी इशू क्या हुआ है और इसकी रेजोल्यूशन कैसे हो रही है। अच्छा खुर्म साहब, एक और चीज़, बिकॉज जब हमने अभी स्टार्ट किया तो आपने कहा कि डिफरेंट एस्टिमेट्स हैं इसके, एंड यू नो एवरीवन हैज़ देयर ओन एस्टिमेट्स। ये जितनी देर से ये स्लो डाउन चल रहा है ऑन अ डेली बेसिस हमें कितना मॉनेटरी लॉस होता है? सो देखिए जी, अभी हमारे जो इंडस्ट्री की फीडबैक है उसके हिसाब से तो हम रफली कह रहे हैं कि जी कोई $300 मिलियन का हुआ है। वो उसका रीजन ये है कि हम कहते हैं कि जी कोई $9-10 मिलियन की हमारी एक्सपोर्ट्स हैं डेली, उस पर इम्पैक्ट आया है। बट मोर इम्पोर्टेंटली जैसे शुरू में बात हुई, इट्स नॉट अ क्वेश्चन कि जो आपके फ्रीलांसर हैं ये एक्सपोर्ट बिजनेस है, बट हमारे इंटरनेट की स्लोनेस की वजह से जो इवन आपके यहाँ जो कोविड के बाद से एक फैक्ट है कि वर्क फ्रॉम होम बहुत लोग कर रहे हैं, और हम बहुत सारे लोग जो हैं वो ऑन द गो होते हैं, तो अपने मोबाइल पे ही कोई डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं उनको देख रहे हैं, अप्रूव कर रहे हैं। कोई ई कॉमर्स से रिलेटेड जो है लोग अपना एक्टिविटीज, फूड सर्विसेज हैं, कैब सर्विसेज हैं जो इस पे बहुत ज्यादा जो है वो इन्हिसार करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। तो वो एक ग्रेटर है, बट ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज जो है वो शायद पहले भी मेंशन है, वो एक जो अभी के लॉसेस से ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जो एक बहुत पीछे चंद सालों में मेहनत की गई जिसमें हुकूमत भी शामिल है और मेड इन पाकिस्तान या पाकिस्तान को डेस्टिनेशन बनाने में, और उसमें हुकूमती इदारों का हाथ है, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी का हाथ है। वो जो रेपुटेशन लॉस है ना, वो हमारी फ्यूचर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत इम्पैक्टफुल है, और जितनी जल्दी इसे हम कह रहे हैं कि ये रिजॉल्व हो जाए तो एटलीस्ट वो डैमेज कंट्रोल किया जा सकता है। डैमेज कंट्रोल किया जा सकता है। अच्छा मोहसिन साहब, जो अभी बात हो रही है कि जी नॉर्मलसी विल बी रिस्टोर्ड 1 से 2 दिन में, क्या क्योंकि हम भी सुन रहे हैं, ऑब्वियसली आपके पास ज़्यादा जो है वो क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन होगी, ये 1 से 2 दिन में जो है नॉर्मलसी आ जाएगी, वापस आ जाएगी? ये देखिए अभी जो फीडबैक आ रहा है वो यही है कि अभी उसकी काफ़ी एनालिसिस जो भी फायरवॉल है उससे रिलेटेड चीज़ें जो हैं, प्रॉब्लम्स जो आइडेंटिफाई हुए हैं, ख़ास तौर पे जो सॉफ्टवेयर के हाउसेज हैं जिनकी अभी फीडबैक आ रहा है, जहाँ जहाँ पे उनको प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई हो रही हैं, उसके ऊपर जो इनके इंजीनियर्स हैं वो काफ़ी हद तक काम कर रहे हैं, एंड दे आर गोइंग टू कम अप विद अ सोल्यूशन। आई कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट द टाइम लाइन, बट दे आर वर्किंग ऑन इट ऑन अ वेरी सीरियस नोट। अब देखते हैं उसके बीच में वो कहाँ तक और कितने टाइम में उसको कर सकते हैं। तो बट ये है कि एवरीवन इज़ कंसर्न इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट, बिकॉज ऑब्वियसली इसमें एक्सचेकर इन्वॉल्व है एंड देन एम्प्लॉयमेंट इन्वॉल्व है, तो गवर्नमेंट का अपना बहुत बड़ा कंसर्न है। एंड जिस तरह वो कहते हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब का या आईटी मिनिस्ट्री, नो, दे आर वेरी मच ऑन बोर्ड एंड दे आर ऑल्सो स्टेक होल्डर्स इन टर्म्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी।
और दे आर ऑन बोर्ड। आपको नहीं लगता कि आपकी एक ऐसे टाइम पे जिस वक्त बड़ा इस वक्त इकोनॉमिकली बड़ा डिस्मल माहौल है इस मुल्क में, इस टाइम पे अगर इस तरह के जो इकदामात हैं, क्योंकि अभी ये तो सॉफ्टवेयर हाउसेस की बात कर रहे हैं जो बहुत सारे डेली वेजेस हैं हमारे, जो किसी फूड सर्विस के लिए काम करते हैं, जो कैब्स के लिए काम करते हैं, उनका जो ये डेली वेजेस हैं वो तो बहुत ज़्यादा बुरी तरह से उनका बिजनेस जो है वो मुतासर हो रहा है। तो वो जो फील गुड फैक्टर हुकूमत को चाहिए, यूर इन डायर नीड ऑफ इट, यू नो, एक और आपको दिस इज अ यू नो अनदर नेल इन दैट कॉफिन। नहीं, अल्लाह ना करे कोई इस तरह कभी भी कॉफिन वाली बात है ना, वो स्टेज है। इट्स जस्ट 7-8 महीने में गवर्नमेंट के 9 महीने होंगे मैक्सिमम। तो बट आई फील के जहाँ तक स्ट्रांगली कि जहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी का सवाल उठता है, मैं खुद वेरी मच प्रो एम्प्लॉयमेंट, वेरी मच प्रो, कोई भी नहीं है। बट द पॉइंट इज़ दिस कि जहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी के इस तरह के इश्यूज आते हैं, सो यू हैव टू काउंटर देम। आपको देखा होगा कि एकदम मुल्कों को वहाँ पे आपको यूएस में या जब भी उनके इस तरह के हालात पैदा होते हैं तो दे टेक एक्सट्रीम मेजर्स। ये वेस्टर्न इकोनॉमीज में भी होता है, एक्सट्रीम मेजर्स लेने पड़ते हैं जब नेशनल सिक्योरिटी का मामला आता है। बट ऑब्वियसली एकदम ये एक नी जर्क रिएक्शन है। एंड आई थिंक ये क्योंकि ये इंस्टॉल होने से पहले तो नहीं पता था कि ये चीज़ें प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई अब हो गई हैं। एंड ऑब्वियसली जो मैंने सुना है वो यही है कि आप समझते गलती हुई हुकूमत से कि स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना चाहिए। देखिए, आई कैन नॉट से दिस के गवर्नमेंट की कोई गलती है, बट मैं ये ज़रूर समझूंगा कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको उनका फीडबैक ले लेना चाहिए था। जी ब्रिगेड साहब, मैंने ये कहा था कि ये सारे प्रोज एंड कॉन्स आपको पहले बैठ के गवर्नमेंट लेवल पे स्टेक होल्डर के साथ वर्किंग आउट करके इसमें क्या लॉस होगा, कैसे रिकवर होगा, इसका साथ और प्रॉन्ग स्ट्रेटजी कौन सी बनानी है, everything should have been done before putting on this file. Absolutely. On that note, हम ये सेगमेंट जो है वक्त हैं। खुर्रम साहब, आपका बहुत शुक्रिया एंड वी होप दैट नॉर्मलसी इज रिस्टोर्ड वेरी सून। ऑन दैट नोट एक छोटी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से हाजिर होते हैं तो मजीद सियासत में क्या हो रहा है उसकी तरफ जाएंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सियासत में क्या हो रहा है, आज दो बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई। मियां नवाज शरीफ साहब ने आज क्या कहा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी देर बाद जो है वो मंजरे आम पर आए, उन्होंने क्या कहा ज़रा वो सुन लेते हैं। और फिर जो ये गिरफ्तारियां हो रही हैं जो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के बाद और उनकी गिरफ्तारी से जो जुड़ी हुई गिरफ्तारियां हैं उस पर अता तारड़ साहब क्या कह रहे हैं, इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर, दोनों सुन लेते हैं। 2017 में हमें साजिश के तहत ना निकाला जाता तो हम आज कोई ना कोई मुकाम हासिल कर चुके होते। इसलिए मैंने कहा था मुझे निकाला क्यों, ये दिन देखने के लिए जो आज हम सब देख रहे हैं, और उनको कोई पूछने वाला नहीं है जिन्होंने आज मुल्क को इस हालत पे पहुंचाया है। ये करने वाले वही हैं जो आज बढ़ चढ़ के जेल से बैठ के बातें कर रहे हैं। इमरान खान के जमाने से ये सारा काम शुरू हुआ है, नाकाबिले माफी हैं वो लोग। एक इदारे ने खुद एहतसाबी को फरोग देते हुए एहतसाब का अमल शुरू किया। इस एहतसाब के अमल को हम खुशाइन समझते हैं। ये जो खुद एहतसाबी है ये हर इदारे को अपनानी चाहिए। एक अच्छा फैसला और बड़ा टाइमली फैसला था कि जिसके तहत जनरल फैज की गिरफ्तारी पहले अमल में लाई गई, उनसे तहकीकात के बाद 3 मजीद अफसरों की जो है वो गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। लगता यह है कि मजीद गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जाएंगी। जिसने मुल्क को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की, तमाम लोग इस शिकंजे में आएंगे और मजीद भी इसका दायरा कार बढ़ाया जा रहा है। जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ फौज के इदारे तक दायरा कार उसका महदूद रहे। डॉक्टर साहब, 2 सवाल जो अभी नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं नाकाबिले माफ़ी है, साथ ही साथ अता तारड़ साहब कह रहे हैं इसका दायरा कार जो है वो बढ़ाया जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ जो है, बानी चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ जो है वो दायरा कार जो है वो और उनकी ये चीज़ें उनकी तरफ जा रही हैं, तो दायरा उनके गिर्द मजीद जो है वो तंग होना जा रहा है? देखिए, सबसे पहले मैं एक छोटा सा कमेंट करूंगा पिछले सेगमेंट के एंड का। आपने तीनों से मुझसे नहीं पूछा, लेकिन मैं सिर्फ एक बात, आपने उन तीनों की बातें सुनी और आपको पता चला है कि किसी को कुछ नहीं पता। मैंने तो पहले कह दिया था, that's why I use the word clueless. I said everyone is clueless. ना गवर्नमेंट को कुछ पता है, ना किसी को कोई कह रहा है कि इनको स्टेक लेना, कोई कहता है क्या, कोई कहता है। और वो जैसे उन्होंने कहा है कि नी जर्क रिएक्शन बेसिकली मीन्स कि उसमें दिमाग का काम नहीं होता। आप नी जर्क में देयर इज नो ब्रेन्स इन्वॉल्व्ड। सो
उसको नीचा कहते हैं। तो ये बेसिकली बगैर दिमाग के काम किया गया है। जो रांझा साहब के कमेंट को अगर मैं सलीस उर्दू में करूं तो बगैर सोचे समझे काम को नीचा रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। और फिर वो जो आईटी वाले जो खुरम साहब थे वो बता रहे थे कि जी वो आपके तवज्जुह से बताएंगे, इन अदर वर्ड्स वो मीडिया को एज अ वीपीएन इस्तेमाल करते हुए अपने वो बताना चाह रहे हैं कि जी खुदा के लिए साड़ू भी दस दिया करो की कर रहे हो, ठीक है। अब कमिंग टू ये जो आपने दो सवाल पूछे, मियां साहब से एक सवाल है कि मियां साहब ये आपके खिलाफ जब साजिश हुई थी उस वक्त आपकी गवर्नमेंट थी, बकौल ख्वाजा आसिफ के जो कि आपके डिफेंस मिनिस्टर हैं, बकौल उनके जनरल बाजवा जनरल फैज को लगाने वाले आप थे, क्योंकि जनरल बाजवा के ससुर आपके बहुत अच्छे दोस्त थे और उनकी बेसिस पे आपने लगाया था और उन्होंने आपको ये गारंटी दी थी कि बिटवीन जनरल बाजवा और आप वो आपके साथ खड़े होंगे। तो फिर आपके खिलाफ, और उस वक्त तो इमरान खान की हुकूमत भी नहीं थी, आपकी हुकूमत थी, तो आपके खिलाफ साजिश करने वाले अगर जनरल बाजवा साहब थे तो फिर आप उनको पकड़ें। अगर बकौल फिर अगेन आप ही के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ, आप ही के एहसन इकबाल साहब, और जब आप लोगों ने पीडीएम बनाई थी तो आपके जो लीडर थे मौलाना फजलुर रहमान, ये तीनों की तीनों एक बात मुतवातर कह रहे हैं। और ये याद रखिए ख्वाजा आसिफ साहब उन खुशकिस्मत लोगों में से हैं कि जो इस दफा भी और 2018 में जब हार रहे थे तो उन्होंने जनरल बाजवा को डायरेक्ट फोन करके कहा था कि मैं तो जी पिट रहा हूं, कुछ कर लो। उन्होंने फोन उनको बचा दिया था और फिर महफिल में भी उनको कह चुके हैं कि यार तुम क्या बात करते हो, तुम्हें तो अगर मैं ना होता तो तुम हार चुके होते। तो मुझे एक बात बताया, मुझे समझ नहीं आती कि ये अगर साजिशें सारी पीटीआई कर रही थी तो पीटीआई ख्वाजा आसिफ को क्यों जिताए, मतलब मुझे समझ नहीं आती। और नंबर 2 मुझे ये समझ नहीं आती कि जब आप ही के लोग आप ही के साथ बैठ के आप ही को बुला के और फिर आपके साथ प्लानिंग करते हैं कि इमरान खान को हमने हटाना है, ये 2019 में शुरू हो गया था, तो फिर एक बात बताएं ये कौन सी कॉन्स्पिरेसी है, ठीक है। और उस वक्त तो आपकी अपनी गवर्नमेंट थी और ये उसी गवर्नमेंट का टाइम था जिसमें जो जनरल फैज जब डीजीसी थे, जो ये जो टॉप सिटी वाला जो मसला है वो उस वक्त से था, ठीक है। अब तो इस लिहाज से तो आपको क्यों निकाला, अगर आपको आज नहीं पता तो आप एमएनए वहां क्वेश्चन आवर में डाल दें कि आपको क्यों निकाला, मिनिस्टर कोई ना कोई मिनिस्टर आपको जवाब दे देगा कि आपको क्यों निकाला, ठीक है। या आप ये पूछ लें उनसे, ये पूछ लें मैं क्यों भागा, तो वो भी आपको बता देंगे कि आप क्यों भागे। 2 दफा आप जो है इस मुल्क से भाग चुके हैं, तो क्यों भागे। अब बात आ जाती है जो अता तारड़ साहब ने बात की है। देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि देयर हैज टू बी नो कॉम्प्रोमाइज ऑन द सिक्योरिटी ऑफ दिस कंट्री, ठीक है। दैट इज एज सिंपल एज इट गेट्स। अब इन द नेम ऑफ सिक्योरिटी ऑफ दिस कंट्री हम लोग क्या कर रहे हैं, हमें एक दफा अपने आप को भी अपना ऑडिट भी करना चाहिए। देखिए जितनी मर्जी इंपॉर्टेंट चीज हो, अगर आप अपना ऑडिट नहीं करते और अगर आप देखते हैं कि फर्ज करें मैं जो चीज कर, फॉर एग्जांपल मैं एज अ बाप हूं और मैं अपने बेटे को सुधारने के लिए उसको मार रहा हूं, तो क्या मैं उसकी इस्लाह कर रहा हूं या मैं उसको ढीठ बना रहा हूं या मैं उसके ऊपर जुल्म कर रहा हूं। क्योंकि ये याद रखें साइकोलॉजिकली ये जितने भी जो लोग जो क्रिमिनल्स बनते हैं, अगर आप उनके बैकग्राउंड में जाएं, वो एब्यूसिव चिल्ड्रन होते हैं, उनके साथ एब्यूज हुआ होता है। तो अब आप ये कह रहे हैं कि आपको उस पॉइंट पे लेके जाया जा रहा है जहां पे आप कह रहे हैं कि कोई कंस्ट्रक्टिव इस्लाह जो है वो नहीं होगी। हाँ जी डॉक्टर साहब, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात नहीं कर रहा, मैं इस वक्त पाकिस्तान की ओवरऑल सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, मैं केपी की बात मैं सिंध की बात कर रहा हूं, मैं पंजाब की बात कर रहा हूं। चले पॉइंट आपका आ गया। मैं जरा मोहसिन साहब से भी इस पे पॉइंट ले लूं उनका। मोहसिन साहब, जब ये बात की जाती है कि दायरा कार जो है वो बढ़ाया जा रहा है और नाकाबिले माफ़ी है, तो सारे सिग्नल्स जो मिलते हैं वो ये है कि अडियाला के बासी की तरफ जो है ना इसका दायरा जो है वो बढ़ाया जाएगा और उसी तरफ जाएगा और ये अल्टीमेटली इमरान खान साहब का जो केस है वो मिलिट्री कोर्ट्स में जाएगा। देखिए जहाँ तक फैज़ हमीद साहब के ऊपर जो एक इंक्वायरी चल रही है उसका सवाल उठता है, उसके हवाले से तो जो उन्होंने वायलेशंस मिलिट्री लॉज की हैं
और मिलिट्री लॉज की वायलेशंस तो सर्टनली आपको पता है 2 साल तो सरकारी मुलाजमत छोड़ने के बाद एक क्लर्क भी सियासत नहीं कर सकता पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक। तो ज़ाहिर है अगर वहाँ पे मिलिट्री लॉज पे भी वो लॉ अप्लाई में भी वो लॉ यकीनी तौर पे मौजूद होगा, और उन्होंने जो वायलेशंस की हैं और जो इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में उनकी चीज़ें सामने आई हैं, और जहाँ पे मिलिट्री ने खुद अपना हाउस इन ऑर्डर इतने सख्त तरीके से हमें इस नज़र करती आ रही है कि एक पूरी स्ट्रैटेजी के मुताबिक एक इस तरीके से अगर सैबोटाज किया गया है इंस्टीट्यूशनल डायरेक्शन को, क्योंकि एक इंस्टीट्यूशनल डायरेक्शन यूनिफॉर्मिटी के ऊपर बेस्ड होती है ऑफ ओपिनियन पे, अगर उसको इस तरीके से किया गया तो ऑब्वियसली ये चेन ऑफ कमांड सिर्फ एक जगह पे नहीं होती, ये 10 जगहों पे चेन ऑफ कमांड होती है। हमारी जो सिक्योरिटी है हमारे अक्रॉस द बॉर्डर्स जो इश्यूज चल रहे हैं उन सब में अगर इस तरह की चीज़ें और फैक्टर्स जो हैं वो पेनिट्रेट करना शुरू हो जाएंगे तो बाकी इंस्टीट्यूशंस के तो हमारे वैसे ही जो हालात हैं हम सबके सामने हैं। लेकिन यहाँ तक जो एक चीज़ है जो थोड़ा अदारा प्रोफेशनली डिसिप्लिन है उसको आप देख रहे हैं, अगर उसमें भी ये चीज़ें हो रही हैं तो उसके बीच में अगर एक अदारे ने अपना डिसिप्लिन शो कर दिया है तो ऑब्वियसली इट्स अ मैसेज, और ये मैसेज अक्रॉस वो तो चले मैसेज साइड दिस इज अ मैसेज कि कोई गुड टू सी यू वाला प्रोजेक्ट जो है वो नहीं होगा। तो दायरा कार इमरान खान साहब के इट मींस के जो दायरा कार है अगर उसके बीच में ये समझा जाएगा कि जी एक बंदा जो है उसने 9th में किया है, उसने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमला किया है, उसने प्लानिंग की है, देयर इज एविडेंस ऑन रिकॉर्ड, देयर आर द पॉइंट इज वो एविडेंस क्यों कोर्ट ऑफ लॉ में जो है वो अभी तक पेश इसलिए नहीं हो हुआ। रहा। मैं आपको बताता हूँ क्योंकि उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज को हॉल्ट कर दिया। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया तो बाकी सब की सब चीजें पेंडिंग हो गई। मैं आपकी बात समझती हूँ, ये आपकी हमेशा तौजियात आपकी तरफ से हुकूमत की तरफ से आती है, बट माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एज आप एक स्टेक होल्डर हैं, आप हुकूमत हैं, आप क्यों नहीं खत लिखते कोई चीफ जस्टिस को कि जी इसको खोलें, इसको किसी साइड पे लगाएं? आपकी तरफ से भी आप इस पे काफी सुकून में हैं। हमारा इसमें देखें बात यह है कि हम ये नहीं कह रहे कि चीफ जस्टिस को इश्यूज होते हैं जिस पे कई इश्यूज पे हमारी जो कमेटी होती है जिसमें लॉ मिनिस्टर भी होते हैं और तमाम चीफ जस्टिस भी होते हैं, चीफ जस्टिस भी होते हैं, हो सकता है ये इश्यूज उसके बीच में डिस्कस होते हों और ये चीज़ें आएंगी, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो इसके ऊपर जो स्टांस लेगी वो तो खैर अपनी जगह पर ही है, बट मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि ये जो स्टे ऑर्डर है उसकी वजह से ये सारी चीज़ें रुकी हैं। आप लॉयर हैं, मैं तो इसलिए आपसे पूछ रही हूँ, रहनुमाई चाह रही हूँ। आप लिख तो सकते हैं, हुकूमत लिख तो सकती है, लॉ मिनिस्टर लिख सकती है। हमारे लिखने से कोई फायदा नहीं होगा। एक ऑप्टिक्स के लिए तो होना, अभी तो ये लग रहा है कि आप सुकून में हैं। ऑप्टिक्स तो नहीं हमें फायदा लेने का। नहीं, ऑप्टिक्स बहुत जरूरी है। नहीं, ऑप्टिक्स देखें, ऑप्टिक्स तो आप तब लेते हैं। एक अर्जी डाल दें, वहां से अगर कोई नहीं जवाब आता कम से कम ऑप्टिक्स के लिए उस कॉन्टेक्स्ट में जरूरी है। चल डाल देंगे आपके मशवरे पे, लेकिन बात यह है कि जो मेन फैक्टर है वो ये है कि इस वक्त सबको सोचना पड़ेगा कि अगर strong evidences this is first time in the history of Pakistan. But the point is, अगर एक अदारे ने अपने आज तक नहीं हुआ सर 7 साल हो गए हम ये irrefutable evidence के बारे में सुन रहे हैं, लेकिन सामने नहीं आता ना, तो फिर पीटीआई अपना विक्टिम कार्ड खेलने में बहुत उनको मदद मिलती है और आप फराहम कर रहे हैं। देखिए विक्टिम कार्ड तो वो प्ले कर रहे हैं क्योंकि जो उनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फुटप्रिंट है उसके अंदर सच हो या झूठ हो वो तो बहुत अच्छी तरह प्ले कर लेते हैं। मेरा ख्याल है जब आएगा सामने 7 साल हो चुका है, अभी तक वो नहीं आ रहा। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे ही पूछना चाहती हूँ कि क्या आप समझते हैं कि इस वक्त जिस तरह जो चीज़ें चल रही हैं, बेशक जिस तरह रांझा साहब कह रहे हैं कि इस दफ़ा गुड टू सी यू नहीं होगा, अगर घेरा तंग होता है बानी चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तो ऑब्वियसली उनके पास रिमीडियल मेजर्स हैं, ही कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट, ही कैन डू दैट। सुप्रीम कोर्ट में सस्टेन करेगा गिवन द करंट सर्कमस्टांसेस, द करंट डायनामिक? आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट में स्टे करेगा ये? देखिए उसमें बेसिकली हमारी बात ही है कि अगर ये सारे लेट्स से क्लूज आ रहे हैं किसी एक पार्टी के लीडर की तरफ और उसके बाद डिसीजन ये होता है जी कि ही शुड बी ट्राइड इन मिलिट्री कोर्ट, देन अगेन द प्रॉब्लम इज द लॉयर विल गो डिफेंस के कोर्ट में जाके लेके जी कि ये रूल है। हालांकि ये बड़ा क्लियर है कि एनीबॉडी वर्किंग अगेंस्ट द स्टेट और द सिक्योरिटी आर्म फोर्सेस और इंस्टॉलेशंस पर सेंसिटिव जगह पर लीक ऑफ इन्फॉर्मेशन दे कैन बी ट्राइड अंडर पाकिस्तान सीक्रेट एक्ट। तो उसमें ये वही प्रॉब्लम होगी, पहले भी स्टे में एक और केस स्टे हो जाएगा। ये देखने की जजेस और द कोर्ट्स हैव टू बी वेरी माइंडफुल। आई ऑलवेज से कि हुकूमत और कोर्ट शुड बी ऑन द वन ग्रेड एज पर द नेशनल इश्यूज एंड नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न। इसके ऊपर
उनको देखना चाहिए कि इसको डिले करने से क्या इफेक्ट होता है या इसको क्या नुकसान होता है। ऑलमोस्ट ऑन अ वीकली बेसिस या जब भी आप प्रोग्राम में आते हैं तो ये इनेविटेबली डिस्कस तो होता है और हमेशा हम यही बात करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी को जो रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनको कोई भी असर इस पे जो है वो उस पर कोई सीरियसली वो ले रहे हैं, क्योंकि कुछ उस पर सुना था आज से तकरीबन को 2 महीने पहले कि जी शायद चीफ जस्टिस को लगा रहे हैं, बट नहीं लगा रहे और हुकूमत भी लाइक आई सेड बड़ी खुश है इस पर कि इसी तरह चीज़ें चलती रहें। देखिए यही तो बात नहीं होनी चाहिए ना, स्टेटस को नहीं चाहिए, यू नीड टू चेंज। आपने जुडिशियल रिफॉर्म्स करनी थी, नेशनल एक्शन प्लान में था। हैव यू डन योर नेशनल आपने जुडिशियल रिफॉर्म्स क्या लोअर कोर्ट्स में कुछ किया, हाई कोर्ट में किया, सिलेक्शन ऑफ जजेस का कुछ किया? सिर्फ पेंडेंसी बढ़ गई है, मजीद बढ़ गई है पेंडेंसी। So that is the thing। इसलिए कम से कम नेशनली शुड बी द सेम थिंग। इससे अगर टेररिस्ट को हम पकड़ रहे हैं और उनको हम कह रहे हैं हम मिलिट्री कोर्ट में ट्राएंगे, आप नहीं चलाने देते और 10 साल केस लटकता है, सी द फैक्ट, और 3 महीने में इसको इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए सजा हो जाती है। हाउ इट क्रिएट अ डिटरेंस इफेक्ट, दैट इज द डिफरेंस, दैट इज व्हाट आर्मी वांट कि इन केसेस को आप जो पूरे इंसाफ के तकाजे होंगे दे वुड रेमेडी हाई कोर्ट में, आप उनको चलाने दें स्पीडी। फर्क यही है सिर्फ, ठीक है, मिलिट्री कोर्ट्स 3, 4, 6 महीने, 10 महीने, 10 साल एंटी टेरर कोर्ट में, दैट इज द डिफरेंस। इसलिए बात की जाती है कुछ केसेस को, पर इंसाफ के तकाजे जो है वो पूरे होने चाहिए, यू नो, प्रोवाइडेड इंसाफ के तकाजे पूरे हो रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब की तरफ चलती हूँ। डॉक्टर साहब, इन द करंट सिचुएशन विद द करंट डायनामिक्स जो हम देख रहे हैं कि मेरे ख्याल आपको ढकी छुपी बात नहीं है कि एक साइड पे जो है वो इदारा नज़र आ रहा है, एस्टैब्लिशमेंट नज़र आ रही है, दूसरी साइड पे जिसको हम जो सुप्रीम कोर्ट है वो नज़र आ रही है। एक बहुत ज़्यादा जो है वो पोलराइजेशन है दोनों के दरमियान। आपको लगता है कि अगर इस तरह का कोई फैसला आता है, और ऑफ कोर्स रिमीडियल मेजर्स फाइनल जो फोरम है वो तो सुप्रीम कोर्ट ही है, इससे दोनों इदारों के बीच में वो खलीज बढ़ेगी, इंस्टीट्यूशनल क्लैश मजीद बढ़ेगा? हाउ डू यू सी दैट? देखिए, मैं अभी जो बातें सुन रहा था ना मोहसिन साहब की भी और ब्रिगेडियर साहब की भी, मुझे उससे कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही। देखिए, मैं आपको सिंपल सी एक बात बताता हूँ, अगर इनके पास, गवर्नमेंट के पास या इंस्टीट्यूशन के पास कोई ऐसे शवाहिद होते जो पाकिस्तान तरीके को या फॉर दैट मैटर जिसके लिए ये लोग कोशिश कर रहे हैं इमरान खान को, अगर उसके खिलाफ कोई ऐसे होते, आपका क्या ख्याल है सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर बैठा रहता? ये उनको बैठे नहीं देते रहते, नहीं बैठने देते कोई। एज फार एज आई एम कंसर्न देयर आर नो, जिसे कहते हैं प्रूफ, जैसे वो कह रहे हैं कि भाई ऐसी मतलब कोई इस किस्म की बातें हैं जो कि हो सकती है, नहीं है कुछ। देयर इज नथिंग जिसको हम सब्सटैंशियल एविडेंस कहते हैं, जिसको हम कहते हैं एविडेंस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, नहीं है। तो इस वजह से अगर ये वो करना चाह रहे हैं, ये बेसिकली देखिए, इमरान खान की लड़ाई किससे? इमरान खान की लड़ाई सिस्टम से है। इमरान खान की लड़ाई उस इंस्टीट्यूशन से नहीं है, एक सिस्टम से। ये वो सिस्टम 75 साल से चल रहा है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर बदल रहे हैं, जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बदल रहे हैं, जिसमें चीफ जस्टिस बदल रहे हैं, मतलब कैरेक्टर बदल रहे हैं, नाम बदल रहे हैं, सिस्टम वही है। उसका उस सिस्टम से उसकी किसी एक the sad part is he also became part and parcel of the system। जब तक सिस्टम उनको सूट कर रहा था उन्होंने भी इस्तेमाल किया ना सिस्टम। नहीं, देखिए वो उस सिस्टम, वो जंग खत्म हो गई जब आपने सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। जब आप क्रिकेट में होंगे तो क्रिकेट हो गया, लेकिन मुझे आगे जाने दे, थोड़ा सा आगे जाने दे। देखिए, अगर हमने इस मुल्क को बचाना है, अगर हमने इस मुल्क को आगे लेकर जाना है, ये सारी चीजें जो हो रही हैं हमें गलत तरफ लेकर जा रही है। ये हम जिन लोगों को कह रहे हैं कि यार ये टेररिस्ट हैं, प्लीज हम उनको देख लें। अब एक और बात बता देता हूँ, देखिए ये लेकर जाना चाह रहे हैं इनको, बेसिकली जो मैं आपको बता देता हूँ प्लान वो ये है कि उनको मिलिट्री कोर्ट्स में इसलिए लेकर जाना है कि जो सिविल जो जैसे अडियाला जेल है ना, वहां पे लोगों की एक्सेस, जब उधर चले जाएंगे तो एक्सेस खत्म करना चाहेंगे, वो उनको डार्क में रखना। डॉक्टर साहब, मैंने इसीलिए कहा ना कि उसके बाद रिमीडियल मेजर्स तो मौजूद है ना उनके पास, जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट में, अल्टीमेटली इट विल लैंड अप इन द सुप्रीम कोर्ट। नहीं, हाई कोर्ट में, मतलब फाइनल नहीं सर मेरा मतलब है फाइनल फोरम जो है, दैट्स व्हाई आई सेड इवेंचुअली फाइनल फोरम तो सुप्रीम कोर्ट है ना। जी डॉक्टर साहब, देखिए, तो हम मिलिट्री कोर्ट्स की बात करते हैं, उसकी क्लियर कट, उसके अंदर किन को ट्रायल
सकते। एक वो लोग जो मिलिट्री में काम करते हैं, जैसे लेकिन सिविलियंस के भी उसके लिए सिविलियंस की भी प्रोविजन है ना डॉक्टर साहब, प्रोविजन तो मौजूद है उसमें, तो वी कांट डिबेट ऑन दैट। प्रोविजन तो मौजूद है उसमें, सो वी कांट डिबेट ऑन इट, तो आपका मुल्क का कानून है आपका। बट रांझा साहब बीइंग अ लॉयर, उनका जरा फायदा अगर मैं उठा लूं, आपको लगता है रांझा साहब, डॉक्टर साहब की ऑडियो जरा फिक्स कर लीजिए, डॉक्टर साहब की ऑडियो में कुछ इशू आ रहा है। रांझा साहब, आपको लगता है कि ये कोर्ट में जो है ये स्टैंड करेगा, गिवन अगेन एट द एक्सपेंस ऑफ रेपुटेशन, द माइंड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, द करंट सुप्रीम कोर्ट्स माइंड, जो आपने देख ली है फैसलों में? देखिए, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट को भी, जजेस को भी माइंडफुल होना चाहिए। सर, माइंडफुल होना चाहिए। आप इस वक्त बात करें जो फैसलों के से छलक रहा है। देखें, कुछ फैसले ऐसे थे जिसके बीच में एक इनसिक्योरिटी क्रिएट की गई विद रिगार्ड टू एक्सटेंशन ऑफ द चीफ जस्टिस बैकग्राउंड में, और उसकी आई डोंट नो कि वो फिर हमारा तो मौक़िफ़ यही है कि रीराइट हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन, और हम जो माइनॉरिटी या डिसेंटिंग जजमेंट है हम उसके साथ स्टैंड करते हैं, और हमारा मौक़िफ़ भी वही है। सुन लिया पिछले हफ्ते चीफ जस्टिस ने सैटरडे, इनकमिंग चीफ जस्टिस, उन्होंने सैटरडे को क्या कहा? देखिए, आई नो डाउट ही इज़ अ वेरी कॉम्पिटेंट जज, तो इनकमिंग चीफ जस्टिस हैं मंसूर अली शाह साहब के आगे खुद भी मुझे पेश होने का इत्तेफाक हुआ है। लेकिन जहाँ तक मैं ये बात करूँगा कि उनकी कि ये स्टैंड करेगा नहीं करेगा, देखें जो पिछला सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसने माजी में जितना भी जूरिस्प्रूडेंस डेवलप हुआ है अंडर द मिलिट्री एक्ट और उस प्रोविजन के जिसका आप भी रेफरेंस दे रही थी, वो सारे का सारा उन्होंने एक तरफ रख दिया। जहाँ पे सिविलियंस का जो ट्रायल अगर वो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे या इंटरवेंशंस करते हैं मिलिट्री सिस्टम में, रजीम में, उनके खिलाफ जब भी एक्शंस होते थे तो उसके ऊपर एक पूरा जूरिस्प्रूडेंस डेवलप है जो कि कई दहाइयों पे मबनी है, और उस पूरे जूरिस्प्रूडेंस को सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले ने एक तरफ कर दिया। अब ऑब्वियसली अब कानून ज़ाहिर है माजी के फैसले, प्रेसिडेंट्स, हर चीज़ को सामने रख के देखना चाहिए, और मैं यही कहता हूँ और मैं कहता भी आ रहा हूँ, क्लैश बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखें, एस्टैब्लिशमेंट और जुडिशरी का, देखें, मैं दुआगो हूँ कि अब मेरा ख्याल से कवानीन को भी देखा जाना चाहिए, और जिस तरह की चीफ जस्टिस साहब हैं, मुझे तवक्को है कि इनकमिंग चीफ जस्टिस या अभी प्रेसिडेंट मौजूदा भी हमारे जो चीफ जस्टिस हैं और बाकी जो जजेस भी हैं, वो ज़रूर इस चीज़ को देखेंगे कि जब एक इतना स्ट्रिक्ट एक्शन हर तरफ से बाकी इंस्टीट्यूशंस भी ले रहे हैं जिनके पास अंडर द लॉ ये एक्शन लेने की प्रोवाइडेड सारे जो तकाजे हैं पूरे हो रहे हैं, इररिफ्यूटेबल एविडेंस है। देखिए, एक मैं बात बताता चलूं कि जो डॉक्टर साहब इन्होंने एक बड़ी हैरानगी कि सिस्टम की जो पैदावार है, इमरान खान वो खुद ही सिस्टम को चैलेंज करने बाहर निकला है, तो ये तो मुझे इनकी खैर यही तो आपका भी हमें टाइम याद है, ये तो आपका भी टाइम याद है। वोट को इज्जत दो, तो आपको 3 मौके मिले, आज सब आप ये कह रहे हैं मुझे क्यों निकाला, मैंने ये बात नहीं की, ये जिन्होंने बात की मैं उनका जवाब दे रहा हूँ कि सिस्टम की पैदावार है। और दूसरी बात यह है कि जहाँ तक इस चीज़ का सवाल उठता है कि इररिफ्यूटेबल एविडेंस, मैं आपको बताता चलूँ, सुप्रीम कोर्ट एपेलेट फोरम है, वो ट्रायल कोर्ट नहीं है ना। सुप्रीम कोर्ट ट्रायल के मामलात में जा सकता है, वो तो सिर्फ देखेगा कि जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो देखेगा कि पूरी है, नहीं तो वो केस को रिमांड कर देगा। तो ये एविडेंसेस सुप्रीम कोर्ट में तो देने के पाबंद कोई भी नहीं है, क्योंकि वो तो ट्रायल कोर्ट है ना, और ऊपर से कोई मुकदमा भी नहीं चल रहा ना वहाँ पे। नहीं, लेकिन वो एविडेंस जब जाएगा वहाँ पे, अगर बिकॉज ऑफ कोर्स वो स्टे तो लेंगे, उस पे जाके उसको चैलेंज करेंगे, वो नीचे कोर्ट से जो है वो चलता हो जाएगा, एविडेंस वहाँ तो दिखाना जरूरी होगा ना, जब वो लीगल फोरम मेरा वहाँ से जाएगा तो उन केसेस की भी अपील है, मिलिट्री कोर्ट के फैसले भी चैलेंज हो जाते हैं। लेकिन अगर आप किसी को गुड टू सी यू वाला फौरी रिलीफ देना चाहते हैं तो मैं नहीं समझ, और मैं मेरी ख्वाहिश मुझे लगता है आपने जो ख्वाहिश और दुआओं की बात की है ना, आपको नजर आ रहा है कि ये क्लैश इज इन द ऑफिंग। देखिए, क्लैश नजर आ रहा है पाकिस्तान के मुस्तकबिल और हमारे नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है जी। ब्रिगेडियर साहब अपना कमेंट भी दे दीजिए, और यू नो टेकिंग एडवांटेज ऑफ योर प्रेजेंस, जो ये गिरफ्तारियां हैं ये क्या हैव वी सीन द लास्ट ऑफ इट या अभी मजीद और आने वाली हैं? आपकी इन्फॉर्मेशन। देखिए, हमारी एक बात है कि इतने सीनियर ऑफिसर्स को विद वेरी सेंसिटिव अपॉइंटमेंट को अगर डेलिब्रेशन के साथ अरेस्ट किए, दैट मीन कि देयर इज 100% जो है वो प्रोसिक्यूशन एविडेंस इज अवेलेबल, और उसी के रिजल्ट में अभी 3 ऑफिसर को अरेस्ट किए जो उनके ग्रुप के थे, उनके अंडर काम किए हुए थे। लास्ट ऑफ देम, या भी और भी आ रही हैं? No, there are chances कि इसके थ्रू और भी आएंगे डेफिनेटली, क्योंकि अभी इनसे जब इंक्वायरी होगी तो और इसमें जूनियर ऑफिसर भी आएंगे, क्योंकि जाहिर है कि वो भी काम करते होंगे जो पहले सर्व किए होंगे, उसके बाद कोई हो सकता है अदर रैंक्स के भी हों, वो भी हो सकता है, और उसके बाद
जब इनसे होगी तो फिर इट माइट बी टर्निंग टुवर्ड्स सिविल साइड के उनमें कौन कौन लोग थे जो किससे फॉरेन कंट्री से फॉरेन थे उनसे रिलेशनशिप थे, स्टेट की रियासत के खिलाफ क्या बात हो रही थी, फौज के खिलाफ क्या बात हो रही थी, कैसे नुकसान पहुंच सकता था। ये सारी चीजें होने के बाद एक तो इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है जनरल फैज की, तभी फील्ड एंड कोर्ट मार्शल अनाउंस हुआ। मींस एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड अवेलेबल, दैट्स व्हाट दे हैव बीन डूइंग इट। अब बाकियों के खिलाफ भी इसी तरह एविडेंस आती जाएगी और फिर वो चलता जाएगा सिलसिला, और अल्टीमेटली कहीं ना कहीं सिविल साइड पे बीट आएगा। तो गवर्नमेंट की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपना भी होमवर्क करे, लुक इट योर इनसाइड कि अगर फौज खुद साबित कर रही है तो क्या हुकूमत की जिम्मेदारी है। प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हो रहा है। हम तो इसी जिस तरह मोहसिन साहब कह रहे हैं, हम दुआ गो हैं कि ये क्लैश जो है ये बढ़े ना, बट यू नो आई गेस आई एम होपिंग अगेंस्ट होप, और नज़र यही आ रहा है कि इंस्टीट्यूशनल क्लैश जो है वो मजीद आने वाले दिनों में नज़र आ रहा है। मोहसिन साहब बहुत शुक्रिया आपका, डॉक्टर साहब आपका, और ब्रिगेड साहब आपका, थैंक यू फॉर मेकिंग टाइम फॉर दिस प्रोग्राम। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।